गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। इसमें अब हम बिल्कुल लास्ट चैप्टर, जिसमें हम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ की हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि जनवरी 1950, 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट में आया था। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। एक बहुत बड़ा साइज है, जितने बड़े लैंड पे अलग अलग रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं लोग। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। इसको दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में फ्रेम किया गया था, जिसमें अलग अलग कमेटी और सब कमेटी बनाई गई थी। एमसीक्यू पॉइंट से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 11 सेशंस हुए, लगभग 165 डेज के बीच में वो स्प्रेड था। तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब हमने देखा था कि जिस टाइम में हम 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं, जब इंडिया फ्री हो गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी। एक बहुत बड़ा प्रेशर था जो क्रिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, एंड फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब ये हुआ डिसाइड कि अब ब्रिटिशर्स ने हम फ्री हो गए थे। लेकिन इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ एक चीज जो और उसके साथ जुड़ी वो था पार्टीशन। अब इंडिया और एक नई कंट्री क्रिएट हो गई थी, वो थी पाकिस्तान। सो इंडिया में मुस्लिम्स जो थे, और पाकिस्तान वाले एरिया में हिंदूज और सिख उस वक्त काफी रहते थे। बट उस वक्त उन लोगों को काफी डिफिकल्ट सिनेरियो फेस करने पड़े। ये सब हम ऑलरेडी पार्टीशन चैप्टर में देख चुके हैं। हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हुए एक पार्टी जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थी वो थी कांग्रेस। क्योंकि हमने देखा था कि जब इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस जनरल सीट्स जीती थी, जबकि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम रिजर्व्ड एरियाज थे वहां पे जीती थी। अब हमने आगे ये भी डिस्कस किया कि ये एक पार्टी होते हुए भी इसके अंदर इश्यूज थे और अलग अलग वॉइसेस उठती रहती थी। अब ये ध्यान रखना कि ये जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, दे वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये नहीं था कि 18 प्लस कोई भी है वो वोट कर रहा है इन लोगों के लिए, नहीं। इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन अ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन। और डोमिनेंट वॉइसेस जो थी वो इन 300 मेंबर्स जो थे, इसमें से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, हमने 6 पीपल की बात की थी जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 3 कांग्रेस के थे और 3 अदर्स वी डिस्कस्ड अबाउट। तो उसमें हमने जब बी आर अम्बेडकर की बात की थी, तो ये जो बी एन राव एंड मतलब ये जो 6 पीपल थे, एस एन मुखर्जी, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर एंड 3 ऑफ कांग्रेस मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों ने प्ले किया था रोल। अब हम विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब ये इफेक्ट में आया था 1947 में, हम आज़ाद हुए थे, हमारा पार्टीशन हुआ था, काफ़ी सारे प्रेशर्स थे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज़ को कंट्रोल करना, और ब्रिटिश अब जा चुके थे एंड इंडियंस अब संभाल रहे थे पॉलिटिक्स को। तो किस तरीके से हर चीज़ की जाएगी, इन सब पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और कैसे जो लॉ बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीजें ऐड कर रहे थे, उनका क्या विजन था कि फ्यूचर जनरेशंस किस तरीके से हम उनको एक जस्टिस दे सके, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दे सके। तो यहाँ से अब हम आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई भी आपके व्यूज हो, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हो। शुरू करते हैं द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। दिसंबर 1946 तो बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है। नवंबर में इंट्रोड्यूस किया था, जून में इंट्रोड्यूस किया था, जुलाई में इंट्रोड्यूस किया था। इवन मैंने खुद भी जो एमसीक्यू के मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उसमें भी मैंने ये वाला क्वेश्चन डाल रखा है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 13 दिसंबर 1946 में
किसने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। अब कहाँ पे गया? इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस रेजोल्यूशन में बेसिकली ये आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया कि जब हमें स्वराज मिल जाएगी, जब हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो उसके बाद हम किस तरीके से हर चीज़ को करेंगे, तो एक तरीके से उसका एक ब्लूप्रिंट था। प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किस तरीके से की जाएगी और जब हम इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होंगे, वो चीज़ क्लेम की गई थी। ये चीज गारंटी की गई थी कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को न्याय मिलेगा, बराबरी इक्वालिटी होगी और आज़ादी मिलेगी। और हर माइनॉरिटी या जो बैकवर्ड या ट्राइबल एरियाज वाली या फिर डिप्रेस्ड या अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम ओबीसी कहते हैं, इन सबको गवर्नमेंट जो सेंटर है या जो स्टेट है, वो सब इनको प्रोटेक्ट करेंगी। After outlining these objectives, नेहरू placed Indian experiment जो historical perspective है, और उन्होंने बोला कि जो historic efforts हैं वो यूज किए गए हैं कि जो इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। ये एक तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हो रही थी उसमें, क्योंकि वो सब आपको अवेलेबल है अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहें, तो ये उसका एक एब्स्ट्रैक्ट एक छोटा सा हिस्सा है। नेहरू स्पीच, उन्होंने उन्होंने से स्टेट किया कि नेहरू सीमिंगली नॉस्टैल्जिक, कि वो पास्ट के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विजन होना चाहिए। उन्होंने अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को रेफर किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का बन रहा है, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल और जो हमने की है आज़ादी के लिए, उसके बाद हमें ये मौका मिल रहा है कि हम अपने खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। उन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हमें पास्ट में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मूवमेंट्स लड़ी आज़ादी के लिए, हम जो आज़ादी हमने बाद में मांगी, उससे पहले हम कुछ राइट्स मांग रहे थे, अधिकार मांग रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम उन चीज़ों को भी लिंक करने की कोशिश करें, पास्ट को फ्यूचर के साथ कुछ लिंक करने की कोशिश करें। बट उन्होंने लेकिन नेहरू ने कोई सजेस्ट नहीं किया था ब्लूप्रिंट फॉर द प्रेजेंट। उन्होंने पास्ट के बारे में बहुत कुछ कहा, उन्होंने पास्ट को याद किया, लेकिन उन्होंने ब्लूप्रिंट नहीं दिया था प्रेजेंट के लिए, या उन्होंने बेसिकली रेवोल्यूशनरी कुड बी मैकेनिकली बोरोड। एंड उन्होंने कहा कि हम जो रेवोल्यूशंस ये यहाँ पे हुए अमेरिका में या फ्रेंच में, हम इनको बोरो करके यहाँ यूज कर सकते हैं। उन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज को डिफाइन नहीं किया डेमोक्रेसी के बारे में। एंड ही स्ट्रेस्ड कि जो आइडियल्स और प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, वो हम कहीं और से डिराइव नहीं कर सकते, हम कहीं से कॉपी नहीं कर सकते जो बाकी जगहों पे है, क्योंकि बाकी जगहों की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई चीज़ें, क्योंकि यहाँ के लोग अलग हैं, हमारा कल्चर्स अलग है, हमारी डाइवर्सिटी है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। हमें हर नेसेसरी है कि जो वेस्ट के लोग हैं, हम उनकी अचीवमेंट्स और फेलियर्स जो उनके साथ हुए हैं उनसे हम कुछ लेसन्स लें, बट हमें अपने देश के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे वो थे लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, आज़ादी, सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हर चीज़ को करने की कोशिश की जा रही थी। एक कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लहरी, उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट थे, जो कॉलोनियल ब्रिटिश थे, इंग्लिश थे, वो चले गए हैं, उनका अब हमें फ्रीडम भी मिल गई है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कहीं ना कहीं अंधेरे में उनका एक ऊपर से इन्फ्लुएंस, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें इनका आज भी इन्फ्लुएंस है। उन्होंने अर्ज किया एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को कि, और इंडियंस को भी, कि वो जो ये इंपीरियल रूल, जो ये अंग्रेजों का राज था, इससे अपने आप को फुल्ली फ्री करे, लोग भी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं ये भी। 1946 से 47 में असेंबली ने
डेलिब्रेट किया इस चीज को कि ब्रिटिश, अभी हमें आज़ादी नहीं मिली जब ये सब बात चल रही 1946 में, हमें अभी ब्रिटिश हैं यहाँ, पर फिर भी एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को, एंड उनकी डायरेक्शन में, और ऊपर से एक वॉइसरॉय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। लहरी ने ये बात को रियलाइज किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ब्रिटिश ने ही बनाई थी, और जो ब्रिटिश के प्लान्स थे वो चाहते थे कि वही यहाँ पे वर्क करें। तो विल ऑफ द पीपल जो था वो यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि हमें लग रहा है, उन्होंने कहा सोमनाथ लहरी ने, कि कहीं ना कहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश मेड ही है। और जो ये इंटरिम गवर्नमेंट 1946 से 1947 में बनी, इसमें ये सारे मेंबर्स थे। ये आप लेफ्ट से राइट में देख सकते हो कि ये सारे मेंबर्स इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा थे। बट सोमनाथ लहरी ने बोला कि ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय ब्रिटिश, चाहे इसमें है इंडियंस बट ये फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश है। नेहरू एडमिटेड कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो हर लीडर अपने तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल की अपनी अलग सोच है, सब अपने तरीके से चाहते हैं चीजें, क्योंकि सबने लड़ाई की है एक आजादी के लिए, तो सबका आजादी का चेहरा सबके लिए अलग है, तो इसीलिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिफरेंट काइंड की चाहते हैं। इट इज ट्रू कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका हाथ है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जन्म में, और सर्टेन कंडीशंस जो फंक्शन कर रही हैं उनमें भी ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है। बट उन्होंने, नेहरू ने ये एम्फोसाइज किया कि आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम आज़ादी चाहते हैं, हम हमारे देशवासियों के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, आप वो जो हमारी स्ट्रेंथ है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सब नेहरू ने ऐड किया था कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के पेपर्स पे काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी कि लोगों की जो विल है उस पे काम किया जा सके, हम स्ट्रेंथ हों लोगों की, और कोई पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप नहीं, हम पूरे देश को एज अ होल लेके चल सकें, और इंडियन लोगों की जो भी डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश कर सकें, ये बात उन्होंने कही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी एस्पिरेंट्स दिखाई, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये आइडियल्स थे, और ये आपको जरूर याद रखने हैं, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस। और सोशल स्ट्रगल्स जो हमारे देश में हुई, जिसमें हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये तो सबसे ज़रूरी था ना, हमें जस्टिस नहीं मिलता था कॉलोनियल टाइम में, हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें बराबरी चाहिए थी, तो ये तो हमारी स्ट्रगल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था, ये हमारी डिमांड्स थी, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। और सोशल रिफॉर्म्स, सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें भी चल रही थी जिनमें सोसाइटी को बदलाव की जरूरत थी। देखो, अगर कोई इंसान या फिर कोई सोसाइटी, समाज, अगर कोई धर्म, अगर वो आगे वक्त के साथ नहीं चेंज होता तो फिर उसमें ना कोई ऐसी धारणाएं पैदा होने लग जाती हैं जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिव नहीं होती, वो सही नहीं होती, तो इसलिए वक्त के साथ हर चीज को चेंज होना होता है। जैसे 19th सेंचुरी में चाइल्ड मैरिज को अपोज किया गया, एक स्पेसिफिक एज लिमिट सेट की गई कि इससे पहले आप नहीं शादी कर रहे, चाइल्ड मैरिज को मना किया गया, विडोज को रीमैरी होने को अलाउ किया गया। स्वामी विवेकानंद ने कैंपेन किया रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, ही वांटेड रिलीजन्स टू बिकम मोर जस्ट, फेयर बने, तो ये विवेकानंद, आप स्वामी विवेकानंद का ले सकते हो। फिर ज्योतिबा फूले जो थी, ये महाराष्ट्र में, सॉरी, ज्योतिराव फूले जो थे, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इनकी सफरिंग्स थी, जो डिप्रेस्ड क्लास की या कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट की, उन्होंने ऑर्गेनाइज किए वर्कर्स और पेजेंट्स को, उन्होंने डिमांड किया कि हमें इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो। तो नेशनल मूवमेंट जो थी ये सब कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट चलती थी, बट ये सब तो हमारी एक्चुअल में रूट डिमांड्स थी ना, तो इन सबको हमें डेमोक्रेसी, आज़ादी मिलने के बाद सिटीजन्स को देना है, तो डेमोक्रेसी, जस्टिस, हर इंसान को राइट और बराबरी, ये सब प्रोवाइड किया गया। डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बढ़ी, ये सब हम ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं,
ब्रिटिश को फोर्स किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। नंबर ऑफ एक्ट्स पास किए गए 1909, 1919 और 1935। ये हमने जब गांधी जी वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी, और जब हमने पार्टीशन पढ़ा और उसमें भी हमने ये बातें डिस्कस की थी कि कैसे अलग अलग एक्ट्स पास किए गए थे। ग्रेजुअली जो इंडियन पार्टिसिपेशन थी इंडियन मेंबर्स की वो थोड़ी बढ़ गई थी, और एग्जीक्यूटिव जो थे वो 1919 में हमने देखा था इलेक्शंस हुए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इलेक्शंस हुए 1937 में। ये 1937 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 1937 में इलेक्शंस हुए तब तो कांग्रेस जीती 8 आउट ऑफ 11 में। इवन जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां पे भी मुस्लिम लीग की जगह कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस को पावर मिली। लेकिन ये सब कुछ बदल गया अगले 10 साल में, जब 1947 में जब 1946 में जब इलेक्शंस हुए तो मुस्लिम लीग मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जीती, और कांग्रेस जो थी वो जनरल वाली सीट थी वहां पे वो जीती। तो डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बढ़ी 1919, 1909 या 1935, बट इट वर नॉट डायरेक्टली डिबेटेड या फॉर्मुलेटेड बाय इंडियंस। कॉलोनियल गवर्नमेंट का इसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो था। अब नॉट मोर देन 10 to 15% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इसमें वोट कर पा रही थी। ये सारी वही बातें हैं जो हम पिछले चैप्टर्स में 2-3 चैप्टर्स में डिस्कस कर भी चुके हैं। कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया 18+, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। नो मैटर जेंडर हो आपका, क्या आपकी क्या कास्ट है, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी 18+ है वो वोट डाल सकता है। तो बट ये चीज उस वक्त नहीं थी, उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। जब 1937 के एक्ट हुआ तो फ्रेमवर्क ऑफ कॉलोनियल रूल, तो गवर्नर ने अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश, तो एक विजन था जो नेहरू वाज ट्राइंग टू आउटलाइन 13 दिसंबर 1946 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, वाज दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का होगा। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या उस वक्त आउटलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ये आउटलाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन और रिपब्लिक ऑफ इंडिया इनका है। ये चीज वो दिखाने की कोशिश, आउटलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। डिफाइनिंग राइट्स, जो हमारे अधिकार हैं उनको डिस्क्राइब करना। देखो ऑपरेसिव जो बिहेवियर था ब्रिटिश का वो था ही था, और लेकिन अब जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हमें माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को भी ध्यान में देना है, हमें जेंडर इक्वालिटी को भी ध्यान में देना है, हमें सोशल कॉजेस को भी ठीक करना है। तो ये सारी चीज़ें एक कलेक्टिवली एक आंसर आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लैशेस हो रहे थे, लोगों के ओपिनियंस थे, ड्रामा ऑफ इंडिविजुअल एनकाउंटर्स, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से सोच रहा था। तो नेहरू ने फिर फाइनली बोला कि विल ऑफ द पीपल होनी चाहिए, एंड ही डिक्लेयर दैट मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो अपने दिल की बात, पैशंस दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द मासेस, वो उस पे ध्यान दें, जो जो जनता चाहती है, जो उनके दिल में, हमें उस पे ध्यान देना है। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो अपनी डिफरेंट डिमांड्स को सामने रख रहे थे, इसके कारण बहुत सारी डिबेट्स होती थी, अलग अलग टकराव वाले आइडियाज थे, और उनके साथ एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचना इतना इजी नहीं था। प्रॉब्लम जो सेपरेट इलेक्टोरेट में आई जब 27 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर, ये मद्रास के थे, इन्होंने एक पावरफुल प्ली किया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो अभी भी रहें। माइनॉरिटीज उन्होंने कहा कि आज भी इंडिया के लैंड पे एग्जिस्ट करती हैं। ये तब की बात है जब पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है, तो अब माइनॉरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात क्यों उठ रही है जब एक ऑलरेडी लैंड बन गया। बट फिर भी बी पोकर बहादुर ने इसकी एक डिमांड उठाई और उन्होंने आर्ग्यू किया कि अभी भी माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, हम उनकी एग्जिस्टेंस को मिटा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो हार्मनी में रह सकें, डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं वो बिल्कुल उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब उनको पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ वॉइस मिले, उनकी बातों को सुना जा सके, और ये तभी पॉसिबल है जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए ताकि उनकी आवाज़ को सुना जाए। बहादुर को लगा कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम्स की बात को ठीक से नहीं रख पाएंगे, तो क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी के नहीं हैं। लेकिन जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवोक्ड एन एंगर और डिसमे अमंग द मोस्ट नेशनलिस्ट
नेशनलिस्ट, क्योंकि उनको लगा कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और डिबेट शुरू हो गई थी। काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस डिमांड शुरू हो गए थे। काफी सारे नेशनलिस्ट जो थे उनको लगा कि ये, एंड उनको सच में लगा कि ये ब्रिटिश ने हमारे देश को डिवाइड करने के लिए, हमारे लोगों को डिवाइड करने के लिए यूज किया है। उन्होंने एक गेम की है अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। ये बात आरवी धोलेकर ने बहादुर को बोला, बी पोकर बहादुर को बोला कि ये ब्रिटिश कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, और उनका ये मकसद है कि हम बटे रहें हमेशा के लिए। तो पार्टीशन जो हुआ, नेशनलिस्ट्स ने वैसे भी उसको अपोज किया, तो द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट तो कोई भी नहीं चाहता था। तो ये तो जो उनके अंदर एक फियर था कि सिविल वॉर रहेगा, रायट्स और वायलेंस, वो इस बात के जिक्र से बहुत गहरा हो गया। जो पॉइजन, सेपरेट इलेक्टोरेट एक तरीके का वो पॉइजन था जो हैज एंटर्ड द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिक्लेयर किया कि एक तरीके का ऐसा जहर है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और इसके कारण वो सिविल वॉर, रायट्स, और जिन लोगों के अंदर इतना खौफ पैदा हो रखा है पार्टीशन का, वो चीजें तो एक तरीके का एक जहर है जो वापस से आ जाएगा, एंड वन कम्युनिटी अगेंस्ट अदर खड़ी हो जाएगी, हमारा देश बट जाएगा, और एक तरीके से फिर से खून खराबा और ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन जो हुआ था वो चीज होगी। तो क्या डू यू वांट पीस इन दिस लैंड? इफ सो डू अवे विद इट। उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ पटेल ने कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो, और शांति के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब साथ में रहें, क्योंकि ऑलरेडी पार्टीशन में लोग बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन देख चुके थे। लोग किस किस दौर से गुजरे थे वो सिर्फ वो जानते थे। काउंटरिंग द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, गोविंद बल्लभ पंत ने डिक्लेयर किया कि ना ही ये सिर्फ हमारे देश के लिए हार्मफुल है, लेकिन ये माइनॉरिटी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। He agreed with Bahadur that success of a democracy was judged by the confidence जो वो अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल में जनरेट कर पाए। अलग अलग जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के, अमीर गरीब, महिला हो या आदमी, कोई भी है, पुरुष है, महिला है, वो सब एक कॉन्फिडेंस के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को एग्री कर पाए। उन्होंने बात मानी, लेकिन उन्होंने ये सेटिस्फाई नहीं किया नॉट ओनली हिज मटेरियल वांट्स, लेकिन स्पिरिचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तो ध्यान देना चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ एम्पथाइज करते हैं, वो समझते हैं उनकी, हाँ ठीक है उनकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो पार्टीशन के टाइम के कारण वो भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने। उन्होंने कहा कि ये सुसाइडल, अपने आप को खुद सुसाइड करने वाली डिमांड है। उन्होंने कहा कि परमानेंटली आइसोलेट कर देगा ये माइनॉरिटीज को, उनको बिल्कुल अलग थलग कर देगा, एंड उनके जो इफेक्टिव से है विद इन द गवर्नमेंट उससे भी उनको वंचित कर देगा, क्योंकि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा गोविंद बल्लभ पंत ने कि ये उनके लिए सुसाइडल, ना ही सिर्फ ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, बट ये उन माइनॉरिटीज के लिए भी अच्छा नहीं है। बिहाइंड ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स एक ही सोच थी, यूनिफाइंग नेशन स्टेट, एक नेशन हमारा साथ रहे, ये ना हो कि फियर ऑफ पार्टीशन जो वो दर्द था वो आज भी हमारे अंदर था। तो पॉलिटिकल यूनिटी बहुत जरूरी थी। हर इंसान को एक देश, सिटीजन ऑफ अ स्टेट, कि हम भारत के, हम भारतीय, हम देश का हिस्सा हैं, वो फीलिंग हर ग्रुप के अंदर जगानी बहुत जरूरी थी। हैड असिमिलेटेड विद इन द नेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजन राइट ग्रांट कर रहा था वो बहुत जरूरी था कि हम तो सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी दे रहे थे कि अब सब वोट कर पाएंगे जो 18+ है, लेकिन क्या लोग जो सिटीजन्स हैं उनका भी स्टेट की तरफ लॉयल होना बहुत जरूरी है। कम्युनिटीज को एक दूसरे के कल्चर्स को एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, ये भी बहुत जरूरी है। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज इक्वल मेंबर्स हैं, वो एक ही देश का हिस्सा हैं, और उनकी लॉयल्टी किसी और की तरफ डिवाइडेड नहीं है। लेकिन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए तो उनकी जो लॉयल्टी है, वफादारी है, वो डिवाइड हो जाएगी, फिर हम एक नेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और हमें, पंत ने कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सिटीजन हैं और ये चीज उनके लिए मैटर करनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज करें। अगर उनके मन में कोई डर है तो हम उनको देखें, लेकिन उनकी लॉयल्टी को डिवाइड करके उनको एक अलग इलेक्टोरेट देना, वो उस पर सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने कहा हमें नेशन को स्ट्रांग बनाना है,
एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होनी है, वो नहीं हो पाएगा अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ। उन्होंने कहा कि हर मुस्लिम नहीं है जो सपोर्ट करता है सेपरेट इलेक्टोरेट को। बेगम अजीज रसुल, उन्होंने ये बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वो माइनॉरिटी को अलग थलग कर देंगे मेजॉरिटी से। और 1949 में मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने भी एग्री किया कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। मुस्लिम्स नीडेड टू टेक एक्टिव पार्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज सुनी जाए पॉलिटिक्स में और उनका रिप्रेजेंटेशन बने, उनकी हिस्सेदारी हो, वो जरूरी है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, ये कोई मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी थे, मुस्लिम कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करने वाले भी लोग थे, तो उन्होंने बोला कि हम इसको एग्री नहीं करते और ना हम चाहते हैं। वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। उन्होंने सबने, जैसे एनजी रंगा है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने सबने उसको वेलकम किया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सिर्फ काफी नहीं है, हमें इससे अलावा काफी कुछ और भी चाहिए होगा। तो अब इसके बाद हम बाकी का बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।